वेलकम टू द सीएसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल। 67 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका आज ये 27वां टेस्ट नंबर हुआ है, जिसके अभी तक जो टेस्ट डिस्कशंस होते थे हम ऑफलाइन लिया करते थे, बट ड्यू टू दिस कोविड गाइडलाइंस हम इस टेस्ट नंबर 27 के डिस्कशन को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। आइए देखते हैं इस डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा के रूप में जाना जाता है। द डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन 20 अगस्त 1917 इज नोन एज। इसका सही आंसर है ए, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे अगस्त घोषणा पत्र या अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो था ये भारत का सचिव था 1917 से 22 तक। 1917 से 22 तक ये भारत सचिव रह चुका था और इन्होंने ही जो अपनी एक रिपोर्ट दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भारत के लिए क्या होंगी, इस रिपोर्ट में इस मॉन्टेग्यू घोषणा को किया गया और यही आगे जाके हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पार्ट बनता है या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यही बनता है। यह है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसमें अगला जो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मिंटो घोषणा, जो मिंटो डिक्लेरेशन कहते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में अगर हम एक बार देख लें, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए धर्म को आधार माना और इसमें यह किया गया। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ये लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता भारत में लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया है। जो भारत सरकार का 1935 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें क्या क्या है? क्या इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई है? क्या इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई है? हाँ, सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, बिल्कुल सही। इसी आधार पर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, एक फेडरल कोर्ट बनता है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही जाती है, सही। तो ये इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 तीनों। आइए देखते हैं थोड़ा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। इसमें और किस चीज के बारे में बात की जाती है? तो इसमें एक सेंट्रल बैंक की बात की जाती है कि हमारे इसके लिए एक सेंट्रल बैंक की भी जरूरत है, जो आरबीआई का फॉर्मेशन तब आता है, आरबीआई की स्थापना होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होती है, जिसमें हमने देखा कि प्रांतीय स्वायत्ता जिसपे दी गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होता है और केंद्र में, सेंटर में डायआर्की जो द्वैध शासन है वो स्थापित हो जाता है। इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एक इसमें स्टेटमेंट है जो मोहम्मद अली जिन्ना का है, मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का एक्ट है ये पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया है। इसका सही आंसर है, देख लेते हैं ऑप्शन को। स्वतंत्रता देने को स्थगित करना, सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को एक साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए लेने के लिए आमंत्रित करें। इसका सही आंसर है बी, सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करें। अगर हम देखें इसमें तो बी सबसे उपयुक्त आंसर होता है। जब माउंटबेटन योजना का सुझाव दिया जा रहा था तो गांधी जी ने एक विकल्प के रूप में ये भी माउंटबेटन को सुझाव दिया कि क्यों ना हम सरकार बनाने के लिए जिन्ना को ही इनवाइट करें और इस तरीके से, लेकिन जिन्ना भी इस पे राजी नहीं होते, इसे स्वीकृत करते हैं, तो ये जो विकल्प था ये भी असफल हो जाता है। ये देखते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना यानी 3rd जून प्लान भी कहा जाता है। एक पुस्तक है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेन में जाएंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट जो कॉलिंस और लैपियर की पुस्तक है, 2 राइटर्स ने मिलकर लिखा है, कॉलिंस एंड लैपियर। कॉलिंस और लैपियर ने इस पुस्तक में माउंटबेटन को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया है कि भारत की जितनी सारी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का हल इस व्यक्ति के पास है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में आता है और इसे इस विभाजन की जो रूपरेखा है इसके द्वारा तैयार की जाती है।
इसके अलावा जो भी और कुछ ऑप्शंस में वैसा तो है नहीं, लेकिन कुछ और योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स थे जो इंडिया के विभाजन के लिए बनाए गए थे। जैसे हम देख सकते हैं डिकी बर्ड प्लान, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान। हालांकि ये अस्वीकृत होते हैं, ये असफल रहते हैं, इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, इसे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो डिकी बर्ड प्लान और बाल्कन प्लान जो है ये भी भारत के विभाजन से संबंधित योजनाएं थी। और 3 जून योजना जो माउंटबेटन के लिए विभाजन की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है बी, जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय सभा में इकबाल का जो हिंदुस्तान हमारा जन गण मन किसने गाया? आइए ऑप्शन देखते हैं, रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचित्रा कृपलानी और एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसका सही आंसर है डी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। थोड़े से हम इनके बारे में जानते हैं, एम एस सुब्बालक्ष्मी के बारे में। एम एस सुब्बालक्ष्मी जो थी ये इंडियन कर्नाटिक सिंगर थी, इंडियन कर्नाटिक सिंगर, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। भारत की ये पहली ऐसी सिंगर रही है, गायिका रही है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। इसके अलावा ये फर्स्ट सिंगर ये भी रही है जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो ये था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन से बचने का आखिरी मौके की स्वीकृति के साथ खो गया था। आखिरी मौका कौन सा ऐसा था जिससे भारत के विभाजन से बचा जा सकता था और लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया? इसका सही आंसर है आपको सी, कैबिनेट मिशन, ठीक है। देखते हैं, कैबिनेट मिशन जो है 29 मार्च 1940, ये डेट्स यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1946 को भारत आता है, जिसमें 3 व्यक्ति होते हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति रहते हैं जो कैबिनेट मिशन के सदस्य रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कैबिनेट मिशन को क्या, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। कैबिनेट मिशन एक्चुअली जो है आपको कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया है। कैबिनेट मिशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी या जिस तरीके के जो भी रिकमेंडेशन इसने किया, इससे कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकृत किया जाता है और ये फिर इसमें सरकार में ये शामिल नहीं होते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना ये हुई। अब हालांकि इसके वापस जाने का डेट क्या है, ये 29 जून 1946। दोनों डेट्स हमें याद रखने हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस वेबल योजना के बारे में। वेबल योजना एक्चुअली क्या थी, इसे अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे, ठीक है, इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे। इस कारण से वेबल प्लान एक लाया गया। जो वेबल प्लान था वो 14 जून 1945 को लाया गया और इस वेबल प्लान में जो रिकमेंडेशंस आए उस पर डिस्कशन करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन की जो डेट है वो है 25 जून 1945। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी में भी अगर अरेंज करने को आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आप इस तरीके से डेट्स के साथ भी जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से शिमला सम्मेलन में, कांग्रेस की तरफ से इस शिमला सम्मेलन में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उनका नाम था मौलाना आजाद, ठीक है। और मुस्लिम लीग की तरफ से जो शामिल होते हैं ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना। यहां से देख लेते थोड़ा सा बी ऑप्शन, राजा गोपालाचारी फार्मूला। ये राजा गोपालाचारी फार्मूला जो थी ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। प्रत्यक्ष रूप से लेकिन इसमें पाकिस्तान की अवधारणा को ही ये किया गया था और गांधी ने इस राजा गोपालाचारी फार्मूला को स्वीकार किया था, एक हद तक समर्थन भी दिया था। ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संप्रभु डोमिनियन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सॉवरेन डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज राजेंद्र प्रसाद। दिस वाज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया है। आपका सही आंसर है 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। जब हम यहां देखते हैं कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग जब अस्वीकार करती है, उसके रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है, तो उसी के विरोध में जून के बाद जुलाई और फिर अगस्त
अगस्त में 16 तारीख को 16 अगस्त 1946 को ये डे है जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे डैट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है सी 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव को पेश किया जाता है और 18 जुलाई को इसे स्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिलने पर निम्नलिखित में कौन सा दल यूके में सत्ता में था? मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में उस समय कौन सी सरकार सत्ता में थी जब भारत को स्वतंत्रता मिली? ऑब्वियसली इसका सही आंसर है बी, लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? इसका सही आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन। देखते हैं यहाँ पे क्या थी त्रिस्तरीय। इन्होंने त्रिस्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस होगी वो किस तरीके से होगी, जो प्रशासकीय कार्य होंगे वो किस आधार पे होंगे। तो इसे 3 भागों में बांटा कि जो टॉप पे होंगे, जो राज्यों का वर्गीकरण होगा उनमें टॉप पे होंगे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट होगा वो होंगे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सबसे ऊपरी बात होगी। मध्य स्तर पे आपके होंगे वो प्रोविंसेस जो ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, जो भी प्रोविंसेस के ग्रुप हैं जो एक साथ होंगे वो, और सबसे निचले स्तर पे होंगे जिनमें इंडिविजुअल प्रोविंसेस होंगे, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस की बात की जाती है कैबिनेट मिशन में। इस तरीके से राज्यों का वर्गीकरण था और इनके जो ग्रुप्स थे फिर उन ग्रुप्स को ग्रुप ए, बी और सी में विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में याचना की? इसका सही आंसर है डी, सर तेज बहादुर सप्रू। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है हम अभी देखते हैं। रेड फोर्ट ट्रायल, लाल किला रेड फोर्ट ट्रायल, ये 1945 से 46 में होता है। नवंबर 1945 से आपको मई 1946 के बीच में होता है। इसमें 3 जो प्रिजनर्स ऑफ वार के रूप में जिन्हें अरेस्ट किया गया था सिंगापुर में, उन्हें अरेस्ट करके रखा गया था प्रिजनर्स ऑफ वार के रूप में। फर्स्ट थे प्रेम सहगल, दूसरे थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और थर्ड वन थे शाहनवाज खान। इन तीनों पे ये रेड फोर्ट ट्रायल के अंतर्गत मुकदमा चल रहा था। अब इंडियन तरफ से जो ने इनके प्लीड की उसमें जो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं वो है भूला भाई देसाई। हालांकि इसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है कि प्रमुख कौन थे, तो भूला भाई देसाई उनमें प्रमुख थे। इनके अलावा जो नाम आएंगे, एक आपने पढ़ लिया सर तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा कैलाश नाथ काटजू, के काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? इसमें सही आंसर होगा ई, ठीक है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे औपचारिक रूप से फिर से पुनर्गठन किया गया था आजाद हिंद फौज। तो 21 अक्टूबर को ही आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आजाद हिंद की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है, जो कि 1 सितंबर 1942 को की थी, 1 सितंबर 1942 को। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किया, जिसमें 3 ब्रिगेड की भी स्थापना की थी। और 3 ब्रिगेड में थे गांधी ब्रिगेड, नेहरू और लक्ष्मीबाई। गांधी, नेहरू और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके मस्तिष्क का परिणाम आईएनए और इसकी स्थापना किसने की? तो आईएनए की स्थापना ऑब्वियसली इसका सही आंसर हो गया बी, जिसे अभी हमने डिस्कस किया, मोहन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया? तो ये हम देख सकते हैं कि ये मिदनापुर में स्थापित हुए जातीय सरकार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ। इसका सही आंसर 15 का डी है। यहाँ पे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर हम जाएंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे जो प्रमुख विशेषता रही थी वो थी राज्यों में समानांतर सरकारों की स्थापना। इन समानांतर सरकारों में 3 इंपॉर्टेंट है। 3 में एक थी आपकी जो बलिया में बनी थी, ठीक है, बलिया में जो नेतृत्व किया था चित्तू पांडे। दूसरा जो है तांडुक, आपने देख लिया, ये मिदनापुर वेस्ट बंगाल का था। और इसके बाद था सतारा, ठीक है। तो
इस तरीके से ये 3 जगह बनी थी। अब इनमें जो सबसे लंबे समय तक जातीय सरकार जो समानांतर सरकार जो रही थी वो ये 17 में बनने वाली समानांतर सरकार थी, जो 1943 से 45 तक ये सरकार में रही थी, वहां से ये किया गया था। तामलुक मिदनापुर जातीय सरकार ये 1942 से 44 तक रहती है, 42 से 44 तक। और जो बलिया में स्थापित की गई समानांतर सरकार थी चित्तू पांडे द्वारा, ये सबसे कम समय तक रहने वाली समानांतर सरकार थी, जो केवल 1 सप्ताह, अ वीक ओनली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा है? पॉलिटिकल ब्लैकमेल। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल? इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड लिंडले को। इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1936 से 1944 के बीच में ये इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 2 प्रमुख घटनाएं इनके टाइम पीरियड में हुई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत किसने की थी? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और शौकत अली। सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा या व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या थी। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के विरुद्ध नैतिक विरोध था। जो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने जो भारत के लिए पॉलिसीज अपनाई थी, क्योंकि ये 1940 का टाइम, 17 अक्टूबर 1940 का टाइम है ये। अब देख सकते हो दुनिया में वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखो तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो इस समय ब्रिटिश की जो भारत के लिए नीति थी, उस नीतियों के विरोध में इन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट टू स्पीच और इन सारे अधिकारों के लिए ये किया गया था। इसमें ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हालांकि इसमें प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे प्रथम, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो शुरुआत जो हुई वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? इसका सही आंसर है डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है सी, सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है जो सही नहीं है। क्या ये 1930 में आयोजित हुआ था? ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। नवंबर 1930 से ये जनवरी 31 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था, बिल्कुल सही है। यह लंदन में आयोजित की गई थी, यह भी सही है। चौथा, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था? बिल्कुल नहीं, इसमें कांग्रेस की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो डेलीगेशन थी प्रतिनिधिमंडल उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आइए इसमें और देखते हैं क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, 3। फर्स्ट जो होता है वो आपको कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो केवल एक व्यक्ति होते हैं जो भाग लेते हैं। राजपुताना, ये शिप का नाम है, हालांकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये राजपुताना जो जहाज है शिप, इससे ये जाते हैं और इनके साथ इसमें आपको मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, ठीक है, ये ऐसे व्यक्तित्व जी होते हैं जो इनके साथ इस जहाज में जाते हैं। हालांकि वहां से जब ये वापस आते हैं तो इसमें काफी ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट या सक्सेस नहीं मिल पाती है। और एक तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अगेन कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में केवल एक में, दूसरे में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहीं पे कांग्रेस के जब प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं तो इन्हें देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को देशद्रोही फकीर के रूप में संबोधित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था? क्या ये हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता को बढ़ाने के लिए था, अछूतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए था, राजाओं को विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए, या द्वैत शासन पर पुनर्विचार करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, टू प्रोवाइड
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स। तो इस पूना पैक्ट से पहले थोड़ा सा हमें कॉम्युनल अवार्ड को समझना होगा। हम यहाँ पे जल्दी से इस कॉम्युनल अवार्ड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत जिसे आप कहते हो, ये 16 अगस्त 1932 को, डेट हमें याद रखनी है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड इनके द्वारा लाया जाता है। इसमें मुस्लिम्स, ठीक है, सिख्स, यूरोपियंस और ऑब्वियसली अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है कि अलग से प्रतिनिधित्व के रूप में इनका चयन किया जाएगा। तो हालांकि इसी के विरोध में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। हालांकि ये पैक्ट इन दोनों के बीच में होता है, इसके हम डेट्स को देख लेते हैं, जो 26 सितंबर 1932 को होता है। लेकिन अगर हम कहीं समझौते पे हस्ताक्षर दोनों में से किसने किया, तो दलित के रूप से जो अनटचेबल्स के ओर से बी आर अम्बेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और हिंदुओं के सवर्णों के तरफ से इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जो मैकडोनल्ड अवार्ड था, जो कॉम्युनल अवार्ड था, इसमें इनके लिए 71 सीट्स को ही ये किया जा रहा था, 71 सीट्स को, जबकि पूना पैक्ट के अनुसार इन्हें उससे कई गुना ज्यादा 147 और 148 सीट्स को रिजर्व किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड द्वारा किसके पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों का आवंटन नहीं है। तो इसमें से जो अभी हमने डिस्कस किया उनमें से बेसिक हम देख रहे हैं कि मुस्लिम, सिख, दलित जाति और यूरोपियंस थे, जिसमें आपको बौद्ध नहीं थे, तो इनके लिए ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में एम.के. गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब फर्स्ट टाइम कौन सा था ऐसा जिसमें देख सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय एम.के. गांधी। तो बहुत लोग शायद इसमें लखनऊ सत्र 1916 को कंफ्यूज कर रहे होंगे, जबकि कलकत्ता सत्र जो 1901 था इसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। वहां पे जब इन्होंने सर फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले से यहीं पे प्रथम बार ये इनसे मिले थे। गांधी जी केवल एक बार प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ है, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने वर्क किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या सत्याग्रही का उद्देश्य दुश्मन को हराना है, सत्याग्रह का हथियार अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, सत्याग्रही को अपने दुश्मन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसमें से सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा इसका ए है, सत्याग्रही का उद्देश्य दुश्मन को हराना है। ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई आपको गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार ये नहीं था। सत्याग्रह हथियार जो है वो अहिंसा का एक पार्ट है, बिल्कुल है, उसके लिए हमें काफी दृढ़ होना होगा, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे कि वायलेंस इनके अनुसार सबसे वीक थी, जो हथियार है हिंसा वो कमजोर व्यक्तियों का हथियार था। तो नॉन वायलेंट होने के लिए आदमी को काफी दृढ़ और काफी बिलीफ उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, दुश्मन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इनके अनुसार ये कहता, गांधी जी ने इस अनुसार ये बताया था कि हमें ब्रिटिशर से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है। तो ये इस इन चौथे लाइन को दे रहा है कि सत्याग्रही को अपने दुश्मनों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राम राज के जुड़वा प्रधान थे अस्पृश्यता और संयम का उन्मूलन, सत्य और अहिंसा, खादी और कताई पहिया। सही मतलब है सही समाप्ति, इसका मतलब है राइट एंड्स और राइट मीन्स। इंग्लिश वाले से हम देख सकते हैं, दिस वाज अ ट्रांसलेशन, जो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। राइट मीन्स एंड राइट मीन्स, अब समझ सकते हो कि महात्मा गांधी ने जिस राम राज की कल्पना की है उसमें ये राइट मीन्स और राइट एंड्स की बात करते हैं, जिसमें साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक टारगेट है, एक कोई टारगेट है आपका, और उस टारगेट को आपको पहुंचने के लिए आप जो भी रास्ते अपनाते हो, जो भी स्टेप्स लेते हो, वो भी उतने ही पवित्र होने चाहिए, उतने ही सही तरीके से होने चाहिए, उन वैल्यूज और इथिकल वैल्यूज पे एस्टैब्लिश होने चाहिए जितने कि आप इसके लिए वर्क कर रहे हो। तो इंसान और साधन की पवित्रता की बात करते हैं, और महात्मा गांधी की रामराज के जो ट्विंस हैं वो यही है, राइट मीन्स एंड राइट एंड्स। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे, इसका सही आंसर है सी, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल। दक्षिण भारत में बेसिकली तमिलनाडु में हम देखेंगे कि ये क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैनिक राज्यपाल होते हैं, जो वहां पे आपको वर्क कर रहे होते हैं सिपाही के रूप में। और ये तो पॉलीगार्स है, बाद में पॉलीगार का रिबेलियन भी होता है, पॉलीगार विद्रोह भी होता है, ठीक है, इसका सही आंसर है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन थे, इसका सही आंसर है डी, अमीर खुसरो। देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में होता है,
पटियाली में, पटियाली जो कि एटा यूपी का एक प्रांत है, वहां पे ये जगह है पटियाली। ये हाल के कुछ कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि जन्म यहाँ हुआ। ये दिल्ली सुल्तानत में, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो आपको अमीर खुसरो थे। ने फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। तूतिए ही पैरट ऑफ इंडिया, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इन्होंने एक दरबारी कवि के रूप में अपना ये स्टार्ट किया था। तो सबर के हिंदुस्तानी शैली के जनक अमीर खुसरो। रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? रामानुजाचार्य का संबंध जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद से है। इससे रिलेटेड अभी एक फैक्ट भी है जो रिसेंट न्यूज में रहा है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई जा रही है। ये कहां बनाया जा रहा है? आप लोग कमेंट करके यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है रामानुजाचार्य के लिए बनाई जा रही है, उनके बेस पे। तो ये कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? विशिष्टाद्वैतवाद जो था। इसके अलावा हम देख लेते हैं माधवाचार्य जो थे, माधवाचार्य, इन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इसके बाद निम्बकाचार्य, जिन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, और सबसे पहला अद्वैत शंकराचार्य के द्वारा, अद्वैत दर्शन। ये आपको ये कुछ दर्शन है जिनको आपको पढ़ लेना है और एक्सप्लेन करके। राग गोविंद किसने लिखा है? तो राग गोविंद जो है वो आपको लिखा गया है ए मीराबाई के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर है ए मीराबाई। गीत गोविंद पे टीका भी, गीत गोविंद टीका भी इनके द्वारा लिखा गया है, और मीराबाई का संबंध राजस्थान से था। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण देव राय ने किस शहर की स्थापना की है? कृष्ण देव राय ने किस शहर की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है बी नागरापुरा। कृष्ण देव राय जो देखते हैं ये 1509 से आपको 1529 तक इनका शासनकाल रहता है। ये तुलुक वंश से संबंधित थे, तुलुक वंश से संबंधित थे ये। राजधानी इनकी विजयनगर थी, राजधानी इनकी विजयनगर थी। एक प्रमुख जो पुर्तगाली यात्री होता है डोमिंगो पायस, वो इनके शासनकाल में ही, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही दक्षिण को विजयनगर साम्राज्य को ट्रैवल करता है। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्या नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की है। इसके अलावा तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग भी कृष्णदेव राय के काल को माना जाता है। अष्टदिग्गज जो कि तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवियों से सुसज्जित 8 कवियों का ये होता था अष्टदिग्गज, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी कौन थे? निकोलो कॉन्टी जो है एक इटावली यात्री होता है, मतलब कि एक इटली का यात्री होता है। इसमें देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला इटावली यात्री। बी ऑप्शन इसका सही है, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है, जिसने जो उस समय के दीपावली, नवरात्रि, ये सब जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे उन फेस्टिवल के बारे में काफी अच्छे से जिक्र करता है। ये इटली का था, ये भी याद रखना है। देवराय प्रथम के टाइम में आया था। देवराय प्रथम का जो संबंध है वो किस वंश से है? वो संगम वंश से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से होकर आया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश बी। 1221 में क्या होता है कि जो जलालुद्दीन मंगबरनी होता है उसका पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान सिंध नदी तक पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच जाता है, और मंगबरनी जो है वो इल्तुतमिश से शरण मांगता है कि आप मुझे बचा लें, हमारी रक्षा करें, लेकिन इल्तुतमिश ने काफी चतुरता के साथ उसकी मदद नहीं करती है, जिसके कारण चंगेज खान के आक्रमण से भी दिल्ली सल्तनत बच जाता है। तो इस समय इसका बी आंसर सही होगा। इल्तुतमिश के बारे में हम देख लेते हैं कि 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल होता है। इसे सुल्तान ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, सुल्तान ए आजम के नाम से जाना जाता है।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसने चालीसा दल की स्थापना की। चांदी का टका, ठीक है, और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के चलवाए, मुद्राएं चलवाई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है डी, मलिक जानी। देखते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन अली मर्दान। अली मर्दान जो होता है ये 1211 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में, ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है उस टाइम पे, और ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगता है। और अली मर्दान की हत्या ये हसनुद्दीन एवाज के द्वारा कर दी जाती है, और सुल्तान गियासुद्दीन, जो हसनुद्दीन एवाज होता है खिलजी के द्वारा किया जाता है। फिर सुल्तान गियासुद्दीन जो है यहाँ पे इसमें अटैक करके इसको शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है, इसका सही आंसर है मलिक जानी। यहाँ पे लिखा हुआ है डी, सही ऑप्शन। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहिब में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो इसमें से बेसिकली हम देखते हैं ए ऑप्शन। संगम साहिब में देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो ए ऑप्शन कदम। चोल चेर पांडे का उल्लेख है, जबकि कदम का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्फोरा जार क्या है? अब हालांकि ये एनसीईआरटी बेस्ड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th या 7th के एनसीईआरटी में आप देखोगे। ये एक टॉल डबल हैंडेड जार होता है। ये एक समझो ऐसा एक पॉट होता है, बर्तन होता है, जो प्राचीन काल में ये एक बर्तन हो गया जिसमें ऐसे 2 हैंडल्स ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, यही डबल हैंडेड जार हुआ, जिसमें तब वाइन्स को स्टोर करने के लिए, शराब के लिए, या तेल के लिए, या जो भी ऐसे लिक्विड मटेरियल थे उनके स्टोर करने के लिए बर्तन था, जो कि ग्रीक में काफी ज्यादा पाया गया है। ये ग्रीक आर्किटेक्चर से मतलब पाया गया है। ये आपका अल्फोरा जार, एक लंबा डबल हैंडेड जार होता है। धार्मिक संकलन तिरुकुरल, ये कुरल किस भाषा में रचित है? जो अब आपको देखोगे कि ये कुरल जो है, जिसे तिरुकुरल भी कहा जाता है, ये तमिल भाषा में, ठीक है, ये तमिल भाषा में है, और जिसको तिरुवल्लुवर में लिखा है, तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ए, कंबन ने ही तमिल रामायण की रचना की है। वैदिक नदी अष्टमी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से होती है? इसका सही आंसर है सी, चेनाब। ठीक है, और देख लेते हैं, व्यास का विपाशा नदी से पहचान होती है, रावी का आपको परुष्णी नदी से, झेलम वितस्ता से, और सतलज जो है वो शत्रुदी से। ये जो नदियां हैं वैदिक नदी जिनका नामकरण तब वैसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किसका आभूषण था? जो निष्क जो था वो गले का आभूषण होता था, और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में, ये आगे के काल में मतलब निष्क जो है एक सोने का सिक्का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो कि गोल्ड कॉइन होता है। निम्नलिखित में से किस जानवर को हड़प्पा की मोहर पर चिन्हित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है सी, घोड़ा। कैमल अगर ऑप्शन में आता है, हॉर्स आता है, लायन, ठीक है, काऊ, ये 4 ऐसे जानवर हैं। अगर ये प्राय आपके ऑप्शंस में आते हैं तो इनका इस्तेमाल मुहरों पर चित्रित रूप से नहीं किया गया, हालांकि हाथी, बैल, भेड़ इनका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? इसका सही आंसर है सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहां पाया गया है? इसका सही आंसर है बी, लोथल। ठीक, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ये भोगवा रिवर के किनारे है। कालीबंगन के बारे में देख लेते हैं, कालीबंगन राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है। धौलावीरा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 40th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी भारत की तरफ से इसे शामिल किया गया है, 40वां। बनावली जो है ये भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ते को मानव शरीर के साथ दफनाने के प्रमाण निम्नलिखित से किस स्थान से प्राप्त हुए? ये है बुर्जहूम, जो ब्रजहूम के रूप में लिखा हुआ है, ये बुर्जहूम है, जो जम्मू कश्मीर, ये आपको नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट था उस टाइम, तो यहाँ से पाया गया है। अशोक राम मोनेस्ट्री ये कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र।
स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। इसमें कभी आप जातक कथा और अष्टाध्यायी जातक कथा से कंफ्यूज ना होंगे, ऋग्वेद में हुआ है। हालांकि एंशिएंट इंडिया में जो ऋग्वैदिक टाइम था, वैदिक एज था, उसमें जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे स्तूप के रूप में फॉर्मेशन हुए हैं। हालांकि भारत से पहले, भारत के बाहर की जो सभ्यताएं थी वहां पे स्तूप की जानकारी पहले थी। स्तूप शब्द जैसा कोई फॉर्मल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया था, बट आर्किटेक्चर मिलता जुलता है। बट इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? इसका सही आंसर जो है आपका होगा बी, सातवाहन। ठीक है, ये अमरावती स्तूप जो है आपको ये गुंटूर जिला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन और बौद्ध दोनों का मानना है कि, मतलब इनमें से ये बताना है कि जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी, कौन सी एक पॉइंट है इनमें से जो दोनों में कॉमन है? इसका सही आंसर है ए, कर्म का दर्शन और आत्मा का स्थानांतरण सही था। बाकी मृत्यु के बाद ही मुक्ति संभव होती, ऐसा नहीं था। दोनों में अलग अलग विचार थे, स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, जीवन का मध्य मार्ग सबसे अच्छा था। इनमें से सबसे उपयुक्त आंसर है ए, जो कर्म का दर्शन और आत्मा का स्थानांतरण सही है, ये जो दोनों में है। तो इस प्रकार से आपको एक बार ये देख लेना है कि जैन और बौद्ध धर्म जो है उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, समानताएं कौन कौन से मत पे हैं, और विभिन्नताएं किस किस आधार पे हैं। उस तरीके के फैक्ट्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख चुके हैं प्रीवियस ईयर से कि बौद्ध से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बौद्ध और जैन जो भी हमारे एंशिएंट जो रिलीजियस आइडियाज नए डेवलप हुए थे उससे। शून्यता का सिद्धांत बौद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित है, किसके द्वारा? तो शून्यता का जो आपका सिद्धांत है, ये इसका सही आंसर है ए, आपको नागार्जुन। नागार्जुन जो थे बौद्ध के महायान शाखा से संबंधित थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। कलसी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कलसी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जो इंपॉर्टेंट है सी, अशोक के शिलालेख के लिए जो कलसी है स्थल है वो प्रसिद्ध है। अब ये कलसी है कहाँ? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में कलसी एक जगह है जो अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या था? एक ऐसी भूमि जहां से, क्रम भूमि जहां से राजस्व का कलेक्शन होता था। और देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे हीरन करके एक टैक्स था, ये क्या था? ये एक ऐसा टैक्स था जो कैश में पे किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा प्रणय देख लेते हैं। एक प्रणय जो था एक गिफ्ट होता था, एक अफेक्शन होता था, जो स्टेट जो थी उस टाइम पे ये लेवी करती थी, लगाती थी एक टैक्स के रूप में, जो इमरजेंसी के टाइम में लगाया जाता था। राजाओं शासकों के द्वारा ये आपातकालीन स्थितियों में, जैसे युद्ध हो गया या कोई आपदा आ गई, तब इस तरीके के टैक्स को वहां पे लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु द्वारा भारतीय समाज में विदेशियों को सौंपी गई सामाजिक स्थिति किसकी है? मतलब जो भारत में तब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, अगर आप एक बुक है फॉरेन इन्वेजन और फॉरेन इन्वेजन करके, जिसका इंडिया के कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में है, कि मनु ने विदेशियों को जो आते हैं भारतीय समाज में, उनमें सामाजिक स्थिति में उन्हें कैसे रखा? जो एक हायरार्की थी कि ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, देन वैश्यास थे, देन शूद्रास थे, तो इनमें से इनको कहाँ रखा है? तो उनको गिरे हुए क्षत्रिय, मतलब फॉलन क्षत्रिय, जो, क्योंकि अब ये जो आते हैं इनके साथ समाज में मिलते जुलते हैं। और बी ऑप्शन में इसका सही आंसर, इसका सही ये हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने न्यासी की अवधारणा का प्रतिपादन किया, मतलब ट्रस्टीसी? तो इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स को लाइसेंस देने का फैसला किया, सफेद वस्तुओं में शामिल है। मतलब ये जो व्हाइट गुड्स है ये क्या होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा आइटम्स परचेज फॉर कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन, विशिष्ट उपभोग के लिए खरीदे गए आइटम, जैसे आप रेफ्रिजरेटर, एसीज, जितने सारे आप डिश वॉशर, जितने आपको लग्जरियस गुड्स होते हैं वो होते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है? तो इसका बी होगा देनदार, जो डेब्टर होता है, वो लाभ होता है। इसमें से देख लेते हैं किसको किसको हानि होती है। लॉस किसको होता है? तो जो सेवर है, जो उस समय पैसे बचा रहे होते हैं, एक वो। जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर कर चुके हैं, जिन्हें एक फिक्स पेंशन के रूप में मिल रहा है, उन्हें घाटा होता है, लॉस होता है। फिक्स्ड इनकम वाले जो लोग होते हैं उन्हें घाटा होता है, लॉस हो रहा है। बोरोवर्स जो होते हैं, जो कर्ज देने वाले हैं, उन्हें घाटा होता है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद लाभ के रूप में देखें तो जो डेब्टर्स हैं यहाँ पे हमने देखा। ऑनर्स हैं, जो लैंड के, जिनकी परिसंपत्तियां हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये स्थितियां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें होगा, देख लेते हैं ऑप्शंस, कि करों में कमी,
बिल्कुल नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। मजदूरी में वृद्धि, पैसों की आपूर्ति में कमी और पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, ऑब्वियसली इसका सी होगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब देखते हैं ये डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। ऑब्वियसली अगर आप देखो कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज है, ठीक है, वो एक साल के अंदर जो एलोकेटेड रेवेन्यूज हैं, जो टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रेवेन्यू के रूप में जो रिसीव हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उस जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, मिंटिंग करती है, प्रिंटिंग करती है करेंसीज की, या फिर वो बोरो करती है। तो इसे ही हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में जानते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग को नेसेसरी इविल के रूप में भी बताया जाता है, मतलब एक ऐसा एविल है, ऐसी बुराई है जिसकी काफी ज्यादा उपयुक्तता है, काफी ज्यादा जरूरत है, नेसेसरी इविल फॉर वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इससे क्या होगा, इफेक्ट देखो, मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्क्स होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथ पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो इसका सही आंसर है सी, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ये तीन प्रकार की होती है डिफिसिट फाइनेंसिंग, जैसे आप पढ़ोगे इसमें और एक्सप्लेन कर लेना, रेवेन्यू डिफिसिट, फीजल डिफिसिट एंड देन प्राइमरी डिफिसिट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, अंतरराज्य व्यापार का विनियमन करना, ये राजकोषीय नीति का कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। तो जो सेवा कर किसके, ये हो जाएगा आपका सही आंसर बी, राजा चलेगा। सरकार ने टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जिसके हेड राजा चेलिया को बनाया गया। इन्होंने 1991, 92 और 93 में 3 रिपोर्ट्स दी, जिनमें इन्होंने सर्विस टैक्स के बारे में भी जिक्र किया। दूसरा हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, केलकर समिति, जो कि 2015 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये सरकार के द्वारा बनाई गई थी कि जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसके इवैल्यूएशन पे कि ये भारत में कितना ज्यादा सही साबित हो सकता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, इस पर डिसीजन लेने के लिए ये एक रिकमेंडेशन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, केलकर कमेटी, और राजा जयचलैया ये। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि आयकर राज्य सरकार को सौंपा गया है, ये कहां से। तो ये ऑब्वियसली इसका डी आंसर होगा भारत का संविधान, जो आर्टिकल नंबर 269 जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 269, इसमें ये जिक्र किया गया है कि जो भी इनकम होगा, सरकार की जो इनकम है, लोगों की जो इनकम है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कृषि से होने वाले आय को छोड़कर बाकी सारे आय पे सरकार टैक्स लगाएगी, केंद्र सरकार। और इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम एग्रीकल्चर से होगा उस पे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो ये भारत के संविधान से ही, आर्टिकल 269 से ही इसे ये पावर मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक योजना का मूल उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा लीड बैंक योजना। देख लेते हैं, बड़े बैंकों को प्रत्येक जिलों में कार्यालय खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, व्यक्तिगत बैंक को गहन विकास के लिए जिलों को अपनाना चाहिए। सी ऑप्शन ही सही है। हालांकि देखो, लीड बैंक योजना जो थी वो स्टार्ट की गई थी आपको 1969 में। 1969 में ये वो टाइम था जब काफी सारे कमर्शियल बैंक्स ऐसे थे, जो व्यवसायिक बैंक थे, उनका पेनिट्रेशन जो था, मतलब रूरल एरियाज तक उनकी रीच नहीं थी। इस कारण से वैसे एरियाज काफी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पीछे रह जाते थे। तो भारत सरकार या जो आरबीआई थी उसके द्वारा ये लीड बैंक योजना चालू की जाती है कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करेंगे, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट को करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों को अपनी नकदी और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित राशि बनाए रखना आवश्यक है, यह कहा जाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो है एसएलआर ये है, इसका अभी जो परसेंटेज है वो 18% है, और जो कैश के रूप में रखा जाता है वो है सीआरआर, ओनली कैश, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि अभी 4% है। नेक्स्ट देखते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो ये 2005 में लागू होता है। हालांकि जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 में फोर्स में आता है, एक्ट बनता है, और ये लागू होता है 2005 से, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगा मनी लॉन्ड्रिंग को, जो कि लीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का कौन सा पार्ट है? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, बिल्कुल सही है, इंपोर्ट ड्यूटीज पे रिडक्शन होगी। एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह। और चौथा ऑप्शन जैसे हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। तो ये सही आंसर है, ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर नहीं है, बल्कि ये कैपिटल अकाउंट जो भारत सरकार की रेवेन्यू की जो भी ये है कैपिटल अकाउंट, उसके अंतर्गत ये आता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है, विकास क्या है, व्हाट इज द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, फॉलोइंग ऑप्शंस के अनुसार क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। सोने के मामले में मुद्रा के मूल्यों में कमी जो है वही विकास होगा। भारत ने माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया ताकि दायित्वों का पालन किया जा सके। तो ये जो जीआई टैग का एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1999, ये डब्ल्यूटीओ से ही रिलेटेड है। अब हालांकि हम बारी बारी से इन सारी संस्थाओं को भी देख लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ जो है इसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 1945 में की जाती है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल जो है वो है नकोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया की एक वुमेन है, फीमेल है। ये डब्ल्यूटीओ जो है वो गैट को रिप्लेस करके बनता है, जो जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड था, जो आपको 1948 में स्थापित किया गया था। दूसरा हम देखते हैं आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना 1945 में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी जो भी हेड है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये है भारत की मूल की गीता गोपीनाथ। ठीक, अगला इसमें ऑप्शन है आईएलओ। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी, 1919। इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा है और इसके भी हेड हैं अभी गाई राइडर। अंकटाक, ये जो है यूएनसीटीएडी, इसका 1964 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी है जिनीवा में। एंड इसके जो अभी फीमेल इसके रिप्रेजेंटेटिव एक हेड जो बने हैं वो है रेबेका ग्रीनस्पैन, ग्रीनस्पैन। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जितनी हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसकी स्थापना, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके प्रमुख के नाम, ये सब हम देख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक हैं वो कौन है? इसका सही आंसर है ए, क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक ये हैं। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पे आप अपने से इसमें इनपुट कर सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जितने सारे रिपोर्ट्स जो है और इंडेक्सेस जो है जारी किए जाते हैं उनको आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। इसका सही है सी, सोशल इनइक्वालिटी आंसर, मतलब ये शामिल नहीं है। जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी जो है ये सारी चीजें शामिल हैं। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। महबूब उल हक, ये जो है इनके द्वारा ये फॉर्मेशन किया गया था। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट है उसमें भारत का 133वां स्थान है, नॉर्वे इस पे एक पहले स्थान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं, वो फॉलोइंग कितने इंडिकेटर्स को फॉलो करता है? इसका सही आंसर है 10 इंडिकेटर्स हैं। हालांकि ये 3 डायमेंशन है, ये याद रखना, 3 डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब 3 डायमेंशन में हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इन 3 चीजों को फॉलो किया गया और इन तीनों में फिर वर्गीकृत किया गया कि इस आधार पर देखेंगे कि गरीबी के और कौन से आयाम हो सकते हैं। ये 10वां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, विश्व निवेश रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी किया जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एबीसी इंडेक्स जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी इंडेक्स जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसका मतलब होता है ये इसमें जो है ये, हालांकि पिछले कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। इसका फुल फॉर्म है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जनसंख्या धाराओं को, मतलब जो पॉपुलेशन स्टैग्नेशन है, ये 2045 से बढ़ाकर किस ईयर तक कर दिया गया कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो इंक्रीजिंग रेट होगी वो 0 होगी। अब पॉपुलेशन स्टैग्नेंट का ये ईयर ये 2070 कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.4 अकॉर्डिंग टू 2011। हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां रिपोर्ट आया है इसके अनुसार फर्टिलिटी रेट TFR जो है टोटल बदली है, तो आप इसे अपडेट कर लेंगे। जबकि ये पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसकी रेट इज 2.4। प्रचंड बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब क्या है? जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें यही होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है वो जीरो होती है, जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। स्व आधार योजना किससे संबंधित है? तो ये है जीवन में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करना। भारत सरकार के द्वारा ये इस समय स्थापित किया गया था जब जो भी वुमेन जो है, जो विक्टिम्स हैं, जिनकी लाइफ काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, जो काफी समस्याओं से फेस किए हैं, उनको एक सपोर्ट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करने के लिए, सर्कमस्टांसेस और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये स्व आधार योजना चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में शुरू किए गए भारत निर्माण का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ग्रामीण सैनिटेशन, स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता उसका एक सही आंसर नहीं है। जो बेसिक नीड्स होती है रूरल एरियाज में उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 2005-6 में स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए भारत निर्माण परियोजना चालू की गई थी, जिनमें ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी पे बल दिया गया, इरिगेशन पे बल दिया गया, टेलीकम्युनिकेशन पे बल दिया गया। तो ये जो 6 फैक्टर्स थे यही है, ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़क, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंतर्गत 8 मिशन है। ये जो है पहले देखते हैं 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, 2008 में लाया गया था। किसके लिए? टू मिटिगेट करने के लिए, टू कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो एडवर्स इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको कम करने के लिए। इसमें सही आंसर है सी, ये नहीं है। सौर ऊर्जा, वनीकरण, ऊर्जा रूपांतरण के लिए अपशिष्ट ये सारे हैं, परमाणु ऊर्जा उसमें नहीं होगा। इसमें जो 8 मिशन है उसको आप और देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है आय की असमानता, इनकम इनइक्विलिटी या इनइक्विलिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्स ओ लॉरेंज, ये 1905 में इन्होंने इस लॉरेंज वक्र को फॉर्मेशन किया था, इसको पब्लिश किया। ये मैक्स ओ लॉरेंज इन 1905 जो समाज में बनी हुई आपको इनइक्विलिटी है, असमानता है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है उसके बारे में है। नेक्स्ट, ये हमारे टेस्ट नंबर 27 के 76 क्वेश्चंस हुए हैं। हाफ जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियोस में लाएंगे, जिसमें हम आगे बात कर रहे होंगे रायमोना नेशनल पार्क, बृहदेश्वर टेम्पल, यूनेस्को के द्वारा जो और भी कुछ इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें फैक्ट्स होंगे। सो तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगता है देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।